नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीएनएस के बारे में। जी हाँ, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि आपको पूरे जितने आर्टिकल्स हैं, सभी आर्टिकल्स इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें बात की जाए तो इसको हम पहले आईपीसी बोलते थे, इंडियन पिनल कोड। 2023 में ये नया बैरक्ट तैयार हुआ। उसके बाद अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में तब्दील कर दिया है। तो इसमें टोटल एक 358 के आसपास धाराएं हैं, ठीक है, और 20 यहाँ पे चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। इन सभी धाराओं को एक एक करके समझते हैं। अब धारा 64 में उसकी सजा दी गई है। धारा 64 क्या कहती है? बलात्कार के लिए सजा 10 वर्ष से शुरू होगी तथा आजीवन कारावास तक जाती है, ठीक है। जैसे बीएनएस की धारा 64 के अंतर्गत बलात्कार की सजा बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो बलात्कार माना जाता है, ठीक है। इस अपराध के लिए धारा 64 के तहत कुछ कठोर दंड के प्रावधान किए गए हैं। इसमें 64 के 2 क्लॉज बांटे गए हैं, देखते हैं। पहला क्लॉज है 64(1), इसमें सामान्य बलात्कार के मामले में सजा निर्धारित की गई। इसमें अपराधी को कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाता है। दूसरा है गंभीर परिस्थितियों में किए गए बलात्कार के लिए अधिक कठोर सजा का प्रावधान है। वे अपराध शामिल है जो सत्ता, विश्वास, अधिकार के दुरुपयोग के लिए किए गए हों। सीधी सी बात है कि यहाँ आपने कोई भी व्यक्ति ने रेप किया है तो वहाँ सजा 64(1) के तहत दी जाएगी। और यहाँ विश्वास के साथ घात किया गया है भाई, कि आपको विश्वास था कि भाई ऐसे व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, कोई जान परिचित का था, तो यहाँ सजा बढ़ जाती है। जब आपका उनसे इंस्ट्रक्शन अच्छा था कि वो व्यक्ति सही है, फिर भी उसने ऐसा दुरुपयोग किया विश्वास का, तो ऐसी स्थिति में 64(2) के तहत उसको सजा देगी, जो ज्यादा खतरनाक होगी। बस क्या है, कौन कौन सी गंभीर परिस्थितियां 64(2) की? जैसे पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके बलात्कार करना। जैसे पुलिस अधिकारी के संरक्षण में कोई महिला थाने में है ना, या जेल में कैदी के तौर में, और उसका अपना दुरुपयोग करके उसके साथ बलात्कार करना, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। जैसे सामने लोक सेवक यानी कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अपने पद का गलत फायदा उठाकर बलात्कार, जैसे किसी को कुछ इस तरीके से लालच दे देना और उसको इस तरीके की घटना कारित करना। सशस्त्र बलों के जवानों या अधिकारियों द्वारा बलात्कार, है ना। जेल अधिकारी द्वारा कैदी में रखी गई महिला के साथ बलात्कार। महिला व बाल संस्थानों में कर्मचारी द्वारा बलात्कार, जैसे बड़े-बड़े बाल संस्थान, महिला संस्थान है, वहाँ उन लोगों के साथ बलात्कार। जहाँ लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ घटनाएँ घट रही हैं, तो वहाँ उन लोगों को ज़्यादा सज़ा है। अस्पताल के डॉक्टर या अन्य स्टाफ द्वारा महिला मरीज के साथ बलात्कार, गर्भवती महिला के साथ बलात्कार, दोस्त या रिश्तेदार के साथ बलात्कार, मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ बलात्कार, हिंसा और दंगों के दौरान बलात्कार। तो ऐसी स्थिति में इनको गंभीर बलात्कार बोले जाते हैं। ध्यान रखेंगे, गंभीर बलात्कार बोले जाएंगे, ये साधारण बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि बलात्कार के लिए परिभाषा आपकी 63 में दी गई है और सजा आपको 64 में दी गई है, ठीक है। यदि एक महिला के साथ बार-बार बलात्कार किया गया है तो सजा बढ़ सकती है। यदि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार किया तो दोषी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। कुछ 64 के तहत प्रकार बताए कि महिला की सहमति के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, नशीले पदार्थ या दवा खिलाकर बलात्कार करना, धमकी देकर बलात्कार करना, पद या अधिकार का दुरुपयोग करके बलात्कार करना, गैर कानूनी रूप से कैद में रखकर बलात्कार करना, शादी का झांसा देकर, धोखा देकर कर बलात्कार करना, ये सबसे ज्यादा आप देखते होंगे महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। और गैंग रेप, जिसको सामूहिक बलात्कार करना, है ना, महिला का बलात्कार कर उसका वीडियो बनाना, फिर उसको ब्लैकमेल करना, ये भी एक बड़ी घटना कारित हो जाती है। कुछ उदाहरण हैं, जैसे एक उदाहरण था पायल और अंकित, एक
का मामला था। अंकित और पायल एक ही कंपनी में काम करते थे। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर गए, अलग-अलग कमरों में ठहरे। अंकित ने पायल को डिनर में के लिए बुलाया, उसके पानी में नशीला पदार्थ मिला लिया। पायल के बेहोश होने पर अंकित ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। सुबह पायल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो अंकित को गिरफ्तार कर धारा 64 के तहत कार्रवाई होगी। 63 में परिभाषा दी गई थी, 64 के तहत कार्रवाई होगी, मतलब इसके तहत उसको सजा सुनाई जाएगी। तो ये विशेष चीज ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। धारा 65 समझते हैं। कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सजा 20 वर्ष से लेके आजीवन तक होता है। विशेष परिस्थितियों जैसे अगर पीड़ित नाबालिग और 16 वर्ष से कम है, अपराध ज्यादा जघन्य है, तो इसके लिए 20 वर्ष तक की सजा होती है कम से कम। तो धारा 66 क्या बोलती, मौत का कारण बनने या पीड़ित की लगातार क्षीण अवस्था के लिए सजा, यानी कि बलात्कार के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, गंभीर रूप से बीमार हो जाती है, तो यहाँ सजा 20 वर्ष से लेकर के आजीवन काल तक, आजीवन या मृत्यु होने तक भी यहाँ सजा दी जाती है। धारा 67 बोलती है, अलगाव के दौरान पति और पत्नी के साथ संभोग या अधिकृत व्यक्ति द्वारा संभोग। यदि पति और पत्नी कानूनी रूप से अलग रह रहे हैं और पति जबरन यौन संबंध बनाता है, तो यह अपराध होगा और इसकी सजा 2 से 7 वर्ष तक। दोनों लोग मान लो कानूनी तौर से सेपरेट हो गए हैं और जबरन पति उससे शारीरिक संबंध बनाता है, तो भी ये रेप की श्रेणी में गिना जाता है ना। जैसे कब होता है, जैसे ए की पत्नी ने तलाक के लिए कार्रवाई शुरू कर दी, फिर भी ये जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है ना। धारा 68 अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोग। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर अधिकार रखता है, जैसे वो शिक्षक है, जेल अधिकारी है, अस्पताल का उच्च अधिकारी है, तब वो शोषण करता है, तो 5 से लेकर के 10 वर्ष का जुर्माना लगता है। धारा 69 बोलती है, कपटपूर्ण साधनों से संभोग करना, यानी कोई व्यक्ति धोखा देकर, झूठे वादे या गलत पहचान दिखाकर अगर किसी महिला से यौन संबंध बनाता है, तो 10 वर्ष तक का जुर्माना और सजा देखने को मिलती है ना। जैसे शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। 70 बोलता है सामूहिक बलात्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए गैंग रेप को। क्या है इसमें, जब 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी महिला से बलात्कार करते हैं, तो एक सामूहिक बलात्कार माना जाता है, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान, सजा 20 वर्ष से शुरू होकर के अधिकतम आजीवन तक भी जा सकती है। यदि 3 लोगों ने मिलकर किसी महिला का बलात्कार किया, तो आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना 2, कम से कम 2 होना चाहिए और उससे अधिक। धारा 71 बोलती है बार-बार अपराध करने के लिए सजा। अगर कोई व्यक्ति बार-बार एक ही तरह का अपराध करता है, तो उसे कठोर सजा दी जाती है। सजा के तौर पे आजीवन या मृत्युदंड। जैसे ए पहले भी बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया था, फिर दोबारा अपराध करता है, चाहे वो दूसरे के साथ। जैसे ए ने बी का बलात्कार किया, फ्री हो गया, फिर सी का किया, फिर डी का किया, बार-बार एक जैसा ही काम कर रहा है, इसका मतलब उसको आजीवन या मृत्युदंड दिया जा सकता है। 72 बोलती है कुछ अपराधों के लिए पीड़ित की पहचान का खुलासा। यदि कोई व्यक्ति किसी पीड़ित की पहचान को सार्वजनिक करता है, तो जैसे बलात्कार पीड़िता का नाम छापना, तो यह अपराध होगा और 2 वर्ष तक का सजा और जुर्माना। ये न्यूज़पेपरों के लिए बनाया गया है। यस, कहने की बात, किसी समाचार पत्र ने बलात्कार पीड़िता का नाम प्रकाशित किया, तो उस पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। धारा 73 बोलती है न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित सामग्री को बिना अनुमति से आपने प्रकाशित कर दी, यानी कि छाप दी, तो ऐसी स्थिति में मामले की संवेदनशील जानकारी प्रकाशित करता है, तब भी यहाँ 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करना हो, चाहे न्यूज़पेपर में छापना हो, ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग करता है, तो यहाँ 1 से लेकर 5 साल तक की सजा। जैसे ए ने बी का कपड़ा खींचकर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, तो ऐसे आपराधिक बल की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ रेप का सेक्शन खत्म हो गया, रेप 73 तक देखने को मिलता है। ठीक है,
75 क्या है? यौन उत्पीड़न। जैसे कोई व्यक्ति किसी महिला का यौन उत्पीड़न करता है, जैसे अनुचित स्पर्श यानी कि बैड टच, अश्लील टिप्पणी, है ना? सेक्स के लिए प्रपोज़ल देना, तो ऐसे में उसको सज़ा दी जाएगी 1 से 3 वर्ष के लिए। जैसे ए ने बस में भी वो गलत तरीके से छुआ तो ये अपराध हो जाएगा, है ना? जैसे 76 बोलती है महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है तब भी ये गंभीर अपराध है। सजा 1 से लेकर के 3 साल तक है। यदि एक किसी के साथ महिला के कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है तो यहाँ कठोर सजा दी जाती है। धारा 77 बोलती है ताक झांक, वॉयरिज्म, है ना? यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के निजी पलों की वीडियो बनाता है या झांकता है तो यह भी अपराध होगा 3 से लेके 7 साल तक। जैसे ए ने चोरी से बी के कपड़े बदलते हुए उसकी वीडियो बना ली तो ये अपराध माना जाएगा। ठीक है? पीछा करना, स्टॉकिंग, यानी कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है, बार-बार कॉल करता है, सोशल मीडिया पे परेशान करता है, तो अब 3 से 5 साल तक सज़ा और जुर्माना मिलता है। जैसे ए बी को बार-बार फ़ोन करके रास्ते में पीछा करके परेशान कर रहा है, तो ऐसे में उसको सज़ा दी जाएगी और उसके ऊपर धारा 78 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। धारा 79 क्या कहती है? 79 किसी महिला की गरिमा का अपमान करना, है ना? करने के लिए कोई शब्द, इशारे या कोई भी ऐसा कार्य करते हो तब। जैसे कोई महिला किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुँचाने की गलत शब्द, इशारे करता है तो अपराध हो जाए। जैसे ए ने बी के लिए सार्वजनिक अश्लील इशारे किए तो क्या ये भी अपराध होगा। धारा इसमें सज़ा 3 साल की मिलती है। आप समझते हैं डॉरी के बारे में, है ना? आपराधिक के बाद डॉरी समझते हैं, यानी दहेज। दहेज हम देखते थे 498 में चलता था, 498 ए में चलता था, लेकिन अब धारा 80 के तहत देखने को मिलता है। ठीक है? दहेज हत्या यानी कि डॉरी डेथ। किसी महिला की मृत्यु दहेज के कारण होती हो या विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुआ है तो पति और ससुराल वाले जिम्मेदार होंगे। वही कॉन्सेप्ट है कि 7 वर्ष के अंदर हुई है ना? और अगर उनके द्वारा एफआईआर लिखी गई है कि भाई परिवार के द्वारा कि दहेज की वजह से इस तरीके से घटना कारित हो रही है, तो सीधी सी बात है 7 वर्ष से लेके आजीवन तक का यहाँ पे चार्जेस लग जाते हैं। ये डॉरी डेथ है, धारा 80। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। उदाहरण, शादी के 2 साल बाद एक ही पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है, जहाँ से पता चलता है कि उसे दहेज से प्रताड़ित किया गया है, तो ये दोषी हुआ और उसको सजा दी जाएगी। धारा 81 बोलती है धोखे से विवाह का विश्वास पैदा कर सहवास करना, यानी कि विश्वास पैदा कर लिए कि हम शादी करने वाले हैं, सब कुछ हो गया, उसके बाद तुमने उससे कोई भी यौन संबंध किए, उसके बाद शादी नहीं की। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को झूठा विश्वास दिलाकर शादी का भरोसा दिलाता है पर उसके साथ सहवास करता है तो 1 से लेकर के 10 साल तक की सजा है। ये स्थिति के ऊपर निर्भर रहती है। ठीक है? ये उदाहरण दिया गया है भाई कि वादे करने के बाद शारीरिक संबंध बनाना, उसके बाद इनकार कर देना शादी से। 82 क्या बोलती? पति या पत्नी के जीवन काल में दोबारा शादी करना बाएगा नहीं। सीधी सी बात है, दोनों लोग जीवित हैं तो तीसरी शादी करना अवैध हो जाती है, सीधी की बात। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी पति के रहते हुए दूसरी शादी करता है बिना तलाक दिए तो यह अपराध होगा, है ना? इसमें सजा जुर्माना निर्भर करता है जज के ऊपर। धारा 83 बोलती है विवाह वैध वैध विवाह के बिना धोखे से विवाह समारोह संपन्न करना। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ गलत जानकारी देकर धोखा देकर शादी करता है तो यह अपराध होगा। आपने कुछ केस देखे होंगे कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, घरों में पत्नी रखी है, उसने नई शादी शहर में कर ली है। तो क्या है, धोखे से शादी हुई है तो ये शादी अमान्य हो जाएगी और उसके ऊपर सजा हो जाएगी अगर एफआईआर लॉन्च होती है धारा 83 के तहत। 84 क्या बोलती है? किसी विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना या ले जाना। जैसे कोई व्यक्ति किसी विवाहित महिला को गलत इरादे से फुसला कर भगा कर ले जाता है तब ये अपराध माना जाएगा। 85 बोलती है पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता। यदि कोई पति अब उसके परिवार वाले महिला के साथ मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से क्रूरता करते हैं तब ये अपराध होता है, सजा 3 वर्ष की, है ना? जैसे आपने देखा होगा
सास और पति मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं किसी अपनी बहू को, तो धारा 85 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। अब समझते हैं क्रूरता की परिभाषा। इस धारा में बताया गया है क्रूरता का मतलब है मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने आदि रूप से महिला को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रूरता बोलेंगे। तो क्रूरता में मानसिक तौर से टॉर्चर करना, शारीरिक तौर से, भावनात्मक या ऐसा टॉर्चर करना जिससे वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होती है ना? तो ये चीजें आपकी क्रूरता की परिभाषा में आ जाती हैं। 87 क्या बोलती? अपहरण या महिला को शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए प्रेरित करना। जैसे इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को शादी के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से अपहरण करता है यानी कि किडनैप करता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, या उसे प्रेरित करता है भाग चलने के लिए, तो ये अपराध होगा, सजा 10 वर्ष। जैसे अजय ने रीता को धोखा से अपने साथ ले जाकर जबरन शादी के लिए मजबूर किया, धारा 87 के तहत दंडनीय होगा। तो भाई जबरन शादी के लिए दोनों लोगों की बगैर सहमति के ऐसी कोई घटना कारित करते हैं तो ये 87 के तहत अपहरण आपका कहलाया जाएगा और इसको अपहरण की सजा मिलेगी। ये चीज विशेष ध्यान देना है। आप समझते हैं अबॉर्शन की? अबॉर्शन का मतलब होता है बच्चे को गिराना, है ना? बच्चे को गिराना ये अबॉर्शन होता है, जिसको गर्भपात बोला जाता है। समझे? गर्भपात का कारण बनना सहमति से। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का गर्भपात कराता है यानी बच्चे को गिरवाता है, चाहे महिला की सहमति हो या ना हो, तब ये अपराध होगा, है ना? मतलब एक महिला अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसे गर्भ से निकाल दे, तो ऐसी स्थिति में जिसने उसको उकसाया है उस व्यक्ति को भी सजा होगी 3 से लेकर 7 वर्ष का यहाँ प्रावधान दिया गया है। जैसे डॉक्टर विजय ने बिना उचित चिकित्सा कारण के सीमा का गर्भपात किया तो 88 तहत उसको अपराधी माना जाएगा। धारा 89 बोलती महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना। यदि किसी महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात किया जाता है, वहां सहमति थी महिला की, ध्यान रखना 88 में, तो यह गंभीर अपराध होगा 3 से 7 वर्ष। जैसे राजू ने अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उसे दवाइयां देकर गर्भपात करवा दिया तो ये 89 के तहत दंडनीय हो जाएगा। ये चीज विशेष हो जाती है। गर्भपात कराने के इरादे से किया गया कार्य के कारण हुई कोई मृत्यु, है ना? ऐसे किसी का गर्भपात करा रहे हैं उसकी मृत्यु हो जाती तब क्या? यदि गर्भपात के दौरान किसी महिला की मृत्यु हो जाती तो अपराध और गंभीर हो जाता है, तो इसमें 10 वर्ष तक की सजा से लेकर के आजीवन तक की सजा व जुर्माना मिलता है ना? ये वही आपका उदाहरण दिया गया है कि सीमा का गर्भपात गलत तरीके से कराया गया, मृत्यु हो गई है, तो वही यहाँ पे इस संचालक डॉक्टर और जिसने कराया है तो उस पे सजा का प्रावधान रहेगा। 91 के तहत जैसे बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के आधार पर उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया कोई भी कार्य, मतलब यह है नवजात शिशु को जन्म से पहले या तुरंत बाद मारने की कोशिश की जाती तब इसी अपराध की सजा का 10 वर्ष तक का यहाँ पे सजा का प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। बाद में बोलती है गैर नरारतन हत्या की श्रेणी में आने वाले अजन्मे बच्चों की मृत्यु का कारण बनना। मतलब यदि किसी लापरवाही या बिना किसी इरादे के किए गए कार्य से अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती तो अपराधों का उदाहरण समझते हैं। जैसे डॉक्टर की लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो धारा 92 के तहत यह डॉक्टर भी लायबल होगा या जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो ये गैर नरारतन हत्या में आ जाता है। बढ़ते आगे जैसे बालक के विरुद्ध कोई भी अपराध के विषय में, जैसे 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को माता पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा एक्सपोजर या परित्याग। कहने की बात है अगर माता पिता या देखभाल करने वाले बाला बच्चा छोड़ देता है तो इसके लिए जीवन का खतरा होता है, अपराध 7 वर्ष तक का होता है। सीधी सी बात है, किसी के माता पिता ने बच्चा पैदा किया और उसको कहीं छोड़ दिया है, उसकी जिम्मेदारी नहीं रखी, कम से कम 12 वर्ष तक उसको आपको जिम्मेदारी के तौर पे काम करना होगा, उसको सुरक्षित रखना होगा। सीधी बात ये बताने की कोशिश की गई तो किसी नवजात को भी नहीं छोड़ सकते कम से कम 12 वर्ष तक। धारा 94 कहता है मृत शरीर के गुप्त निपटान द्वारा जन्म को छुपाना।
कहने की बात है, अगर कोई व्यक्ति बच्चे के जन्म को छिपाने के लिए उसके मृत शरीर को गुप्त रूप से ठिकाने लगाता है तो यह अपराध होगा। आपने देखा होगा कभी-कभी अवैध संतान पैदा हो जाते हैं, उनको ये लोग दफना देते हैं। जैसे राधा ने अपनी अवैध संतान को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु के उपरांत शव को नदी में फेंक दिया। तो धारा 94 के तहत ऐसे में राधा दोषी मानी जाएगी। ठीक है। 95 में कहता है अपराध करने के लिए बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना या नियुक्त करना। जैसे अगर कोई बच्चा 18 वर्ष से कम है, किसी अपराध को करने के लिए उसको नियुक्त किया गया है तो गंभीर अपराध माना गया है। जैसे एक बच्चे को तुम लेके आए और उससे चोरी करा रहे हो, है ना, या कोई भी ऐसे अवैध काम करा रहे हो तो धारा 25 के तहत कराने वाले पे यहाँ पे जुर्माना या सजा दी जाती है। ठीक है। 96 बोलती है बच्चे की प्राप्ति। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अवैध रूप से प्राप्त करता है तो यह अपराध होगा। जैसे राजू ने चोरी किए बच्चे को खरीद लिया, ये धारा 96 के तहत दंडनीय है। तो अवैध रूप से किसी बच्चे को प्राप्त नहीं कर सकते, उसका प्रोसीजर होता है गोद लेने का, उस प्रोसीजर का फॉलो करना जरूरी है, तो बस का यहाँ सजा का प्रावधान दिया गया है। 97 यही बोलती कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे का अपहरण या उससे चोरी कराने के इरादे से अपहरण करना, सीधी सी बात है, किसी बच्चे को इसलिए चोरी कर रहे हैं कि उससे आगे अपराध कराएंगे। अगर किसी बच्ची को चोरी करने के इरादे से अपहरण किया जाता है तो यह अपहरण होगा। जैसे रामू ने एक 5 साल के बच्चे को पौती के लिए अपहरण किया तो यह 97 के तहत दंडनीय है। सीधी सी बात यही है कि बच्चे को इसलिए चोरी कर रहे हैं कि आगे चल के उसके बदले में कुछ पैसे ले सकें, तो धारा 97 के तहत वो व्यक्ति खुद दोषी हो जाएगा। 98 कहते हैं वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को बेचना। अगर कोई बच्चा वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्यों के लिए बेचा जाता है तो यह अपराध होगा। जैसे एक दलाल ने 12 साल की बच्ची को जबरन वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया, है ना, तो ये 10 साल का यहाँ पे सजा का प्रावधान। 99 बोलती वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चे को खरीदना, यहाँ बेचना। दलाल बेच रहा है तो यहाँ दलाल को सजा हो गई है। अब जिसने खरीदी है उसको भी सजा के लिए 99 में बताया गया है ना। तो जो खरीदता है उसको 99 में ट्रीट किया जाता है 7 से 10 साल तक, है ना। हाँ, अब चलते हैं अध्याय 6 में मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, यानी कि यहाँ हत्या की बात की गई है। हत्या, मर्डर वगैरह, लूट, ये सब चीजें देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है। तो 100 से 140 तक देखने को मिलती है। जैसे 100 में क्या है, आपराधिक मानव वध, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या ऐसा काम करके इससे किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी की जान जा सकती है, तो उसे हत्या का अपराध माना जाएगा। हत्या के अपराध में क्या क्या चीजें होती हैं मुख्य बिंदुओं में? सबसे पहले उसका इरादा होना चाहिए, जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा होना चाहिए, अनिरादतन ना हो, गलती से ना हो। संभावना, यानी कार्य से मृत्यु होने की संभावना भी होनी चाहिए कि तुम ऐसी कोई कार्य कर रहा है जिससे मृत्यु होना तय है। ज्ञान, व्यक्ति को पता हो कि उसके काम से किसी की मौत हो सकती है। मान लो कोई बालक है, अवैध है, अबोध है ना, उसको ज्ञान तो है नहीं, तो यहाँ ज्ञान का पॉइंट छूट जाता है। तो भाई इन सभी चीजों को जब जोड़ते हैं तत्वों को, तब मृत्यु या हत्या का अपराध यहाँ तय होता है। ठीक है। यहाँ हत्या की बात की गई। 101 में अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गैर वैध तरीके से किसी की हत्या करता है तो यह अपराध 101 के अंतर्गत हत्या करने का इरादा होना चाहिए, पूर्व नियोजन या जानबूझकर कोई कार्य होना चाहिए, गैर वैध रूप से किसी की जान ली गई हो, तो आजीवन कारावास या फांसी या जुर्माना तीनों होंगे, है ना। या आजीवन होगी या फांसी होगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये चीज आपकी धारा 101 में हत्या की बात की गई है। ठीक है। 101 में हत्या की बात की गई है और 100 में आपराधिक मानव वध की बात की गई है। ये भी आपकी हत्या जैसे ही होता है। 102 कहता है किसी जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करके गैर इरादतन हत्या। मतलब ये बोल रहा था कि बी को मारना है, गलती से सी मारा गया, है ना, तो इसकी तो इरादा था नहीं उसको मारने को, तो गैर इरादतन हत्या हो गई इसकी। अगर किसी व्यक्ति का इरादा किसी विशेष व्यक्ति की हत्या करना था लेकिन गलती से कोई और मारा गया तो ये गैर इरादतन हत्या आएगी, है ना। तो ये चीज हो जाती है, इसकी परिभाषा यहाँ बताई गई है।
तो इस हत्या के लिए क्या सज़ा होगी? अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे धारा के तहत दंडित किया जाएगा, मृत्युदंड से लेके आजीवन कारावास, जिसमें शेष प्राकृतिक जीवन की बात की जब तक आप जीवित रहोगे, है ना? तो इसमें हत्या की सज़ा दी गई है। 104 में हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सज़ा की प्रावधान की गई है कि जब कोई व्यक्ति पहले से ही आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा होता है और किसी की हत्या करता है तो उसे के लिए कानून और भी कठोर दंड प्रावधान शुरू हो जाते हैं। इस स्थिति में जो व्यक्ति पहले से ही जेल में आजीवन आपकी कारावास की सज़ा भुगत रहा है और फिर भी उसने किसी भी कारण से हत्या कर दी है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास, लेकिन ये आजीवन कारावास उसके पूरे जीवन काल तक रहेगा, यानी बिना किसी छूट या रिहाई के होगा। जनरली जब आदमी के आचरण अच्छे होते हैं तो आजीवन कारावास को 15 वर्ष में तब्दील कर दिया जाता है। इस विशेष चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? 105 कहती है गैर इरादतन हत्या के लिए सज़ा। अगर किसी व्यक्ति का इरादा हत्या करने का नहीं था लेकिन उसके कार्य से किसी की मौत हो जाती तो उसको गैर इरादतन हत्या बोलते हैं। इसके लिए सज़ा का प्रावधान 105 में रखा गया है ना? कि ये 5 से 10 वर्ष तक की सज़ा होती है। 106 बोलती लापरवाही के कारण मौत का कारण बनना लाभ। तो किसी की लापरवाही की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो इसके तहत उसको ट्रीट किया जाएगा 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष। जैसे कार चालक द्वारा दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाए तो लापरवाही के कारण ही हुई है।